नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। पीएम मोदी 3 दिन के अमेरिका दौरे पर सुबह करीब 3 बजे वॉशिंगटन पहुंचे। एयरपोर्ट पर भारतीय समुदाय के लोगों ने पहुंचकर उनका भव्य स्वागत किया। पीएम मोदी के स्वागत के लिए भारतीय लोग काफी उत्साहित थे। बारिश की भी परवाह नहीं की, हाथों में छाते लेकर मोदी मोदी कहते हुए बाहर नजर आए। भारत के साथ पूरी दुनिया की नजर पीएम मोदी के इस दौरे पर है अमेरिका के, क्योंकि इस दौरे से अफगानिस्तान और तालिबान पर बड़े फैसला होने की उम्मीद है। शायद इसीलिए पीएम मोदी का एयर इंडिया 1 अफगानिस्तान के ऊपर से उड़ान भरकर अमेरिका के लिए नहीं गया। इसके अलावा पीएम मोदी 3 दिन के अमेरिकी दौरे पर 8 से ज्यादा अहम बैठकें करेंगे। आज पीएम मोदी 5 बड़ी अमेरिकी कंपनियों के सीईओज के अलावा जापान, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों के साथ मुलाकात करेंगे और साथ ही अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ भी मुलाकात करेंगे। और अपनी अमेरिका यात्रा को लेकर पीएम ने एक ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि वॉशिंगटन डीसी में भारतीय समुदाय द्वारा गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए मैं उनका आभारी हूं। प्रवासी भारतीय हमारी ताकत हैं। ये सराहनीय है कि भारतीय प्रवासियों ने दुनिया भर में खुद का नाम किया है। कैसे प्रतिष्ठित खुद को किया है, ये बेहद सराहना का विषय है। ये प्रधानमंत्री का ट्वीट अमेरिका पहुंचने पर। प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा शुरू हो चुकी है। 5 दिन की आधिकारिक तौर पर 3 दिन उनके कार्यक्रम है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि तालिबान के नाम पर पाकिस्तान की गीदड़ भभकी जो है वो नहीं चलेगी। तालिबान से बात नहीं तो फिर लौटेगा आतंक। दुनिया में आतंकवाद का खतरा और बढ़ेगा। पाकिस्तान के NSA राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का ये बयान। मोईद यूसुफ, दुनिया को तालिबान से बात करनी चाहिए। पाकिस्तानी NSA गीदड़ भभकी दे रहे हैं। दोहा समझौता पूरा होने के करीब है, ये दावा कर रहे हैं पाकिस्तानी NSA, जबकि हम सब देख रहे हैं कि दोहा समझौते की किस तरह धज्जियां उड़ रही हैं अफगानिस्तान में। और इस सब के बीच पाकिस्तानी NSA कह रहे हैं कि दोहा समझौता पूरा होने के करीब है और तालिबान को, पूरी दुनिया को मान्यता देनी चाहिए, तालिबान से बात करनी चाहिए, नहीं तो आतंक का खतरा बढ़ जाएगा। We go in the right direction. We will end up very close to where the Doha process was supposed to end up. What was that? It was essentially no war, no conflict. It was a government that can provide for its people and no terrorism flowing out of Afghanistan. So if we do this right, we will end up close to that. Thankfully, massive bloodshed has been spared in terms of the transition. If we don't do it right, then I'm afraid that the outcome is going to be very negative. And we've seen that before. How it plays out, who knows, but it was extremely negative last time and one shouldn't expect that it will be different. और एक और बड़ी खबर इस वक्त की, अमेरिका की पूर्व प्रतिनिधि, डिप्लोमैट और पॉलिटिशियन रिपब्लिकन निकी हेली का बड़ा बयान आया है। निकी हेली ने कहा है कि यूनाइटेड नेशंस में तालिबान को नहीं मिलनी चाहिए बोलने की इजाजत। तालिबान को नहीं मिलना चाहिए संयुक्त राष्ट्र का मंच। ये कहना है रिपब्लिकन पॉलिटिशियन, अमेरिका के रिपब्लिकन नेता निकी हेली का, जो एक डिप्लोमैट रह चुकी हैं। इसके अलावा वो अमेरिका की एम्बेसडर भी रह चुकी हैं यूनाइटेड नेशंस में 2 साल के लिए, लगभग 2017 से 18 तक। और निकी हेली का ये बयान मायने रखता है। उनका ये कहना है कि आज भी तालिबान औरतों की पिटाई कर रहा है, बच्चों को स्कूल जाने से रोक रहा है। ऐसे में तालिबान को संयुक्त राष्ट्र का मंच नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया, लिखा, तालिबान को UN में बोलने की इजाजत कतई नहीं मिलनी चाहिए। वो औरतों पर अभी भी जुल्म कर रहे हैं, बच्चों के पढ़ने का हक उनसे ले रहे हैं, इसलिए उन्हें UN का मंच नहीं मिलना चाहिए। आपको बता दें कि तालिबान ने यह अपील की है कि हमें संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलने दिया जाए और उनके प्रवक्ता हैं सुहेल शाहीन, उनको वो प्रतिनिधित्व करेंगे तालिबान का यूनाइटेड नेशंस में। इस पर अभी बात ही चल रही है, बहस चल रही है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने यह प्रस्ताव रखा है कि सुहेल शाहीन तालिबान की ओर से UN में बोलेंगे। लेकिन इस सबके बीच अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र में जो प्रतिनिधि रह चुकी हैं अमेरिका की निकी हेली, रिपब्लिकन पॉलिटिशियन, उनका बड़ा बयान आ गया है और उन्होंने कहा है कि तालिबान को संयुक्त राष्ट्र का मंच कतई नहीं मिलना चाहिए। बड़ा झटका UN से तालिबान को। UN में तालिबान को नहीं मिलना चाहिए बोलने का मौका। तालिबान ने सुहेल शाहीन को किया था नियुक्त। सुहेल शाहीन तालिबान के प्रवक्ता, उनको संयुक्त राष्ट्र में बोलने का मौका नहीं मिलेगा। पुरानी अफगान सरकार के प्रतिनिधि UN में बोलने वाले हैं।
तो विरोध लगातार चल रहा है तालिबान को लेकर। हमारे साथ संजीव त्रिवेदी डेप्यूटी एडिटर न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। संजीव, एक तरफ तालिबान ने कोशिश की कि उनको इसी जरिए से मान्यता मिल जाए, यूएन के मंच पे बोलने का मौका मिल जाए, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जो पिछली सरकार थी अफगानिस्तान की, उनके जो प्रतिनिधि ऑलरेडी होंगे अमेरिका में, वही बोलेंगे। और निकी हेली जो कि एक बड़ी रिपब्लिकन पॉलिटिशियन रह चुकी है और यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका को रिप्रेजेंट कर चुकी है, वो भी कह रही है कि ये मंच कतई तालिबान को नहीं मिलना चाहिए। जी हाँ, देखिए, तालिबान जो चाह रहा है वो है बैकडोर से एंट्री हो जाए मान्यता वाले सर्कल में। लेकिन ये बैकडोर से एंट्री कैसे मिल सकती है? देखिए, मान्यता आप जानती हैं शीतल, अर्जित करनी पड़ेगी, और वो अर्जित करने की दिशा में तालिबान तो कतई नहीं बढ़ रहा है। आज भी वहां पर मानवाधिकारों के उल्लंघन हो रहे हैं, आज भी लोग वहां पर भूखे प्यासे हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति सबों के सामने है। तो ऐसे में पाकिस्तान के द्वारा ये कहना कि जो दोहा पीस टॉक्स हुई थी उसकी तरफ बढ़ रहा है मामला, और हम बात करेंगे तो जाकर के ही बात बनेगी। किससे आप बात करेंगे? तालिबान से, जो कि अधिकार ही नहीं देता है वहां के लोगों को, और अब वो चाहता है कि यूएन में आकर के बोले। जाहिर है उसे नहीं बोलने दिया जाएगा। और जो पिछली सरकार थी, गनी सरकार, उसके जो रिप्रेजेंटेटिव है गुलाम इसक जाए, उन्हें ही बोलने का मौका मिलेगा। और देखिए, आखिरी दिन जो है इस यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अधिवेशन का, उसमें अफगानिस्तान को बोलना है। लेकिन अभी से ही यह स्पष्ट हो गया है कि तालिबान के किसी प्रतिनिधि को बोलने का मौका उसी तरह नहीं मिलेगा जिस तरह से 1996 से 2001 के बीच नहीं मिला था। स्थिति आज की तारीख में इतनी भयावह अफगानिस्तान में है, और अपना रिकग्निशन जबरदस्ती लेने की जो तालिबान कोशिश कर रहा है, शायद यही वजह है कि आज तक दुनिया के किसी भी देश ने उन्हें रिकग्नाइज करने की हिम्मत तक नहीं की। लेकिन तरीका अच्छा था संजीव। हाँ, सीधे जैसे आपने कहा कि इनडायरेक्ट एंट्री करने की, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने प्रवक्ता को भी नॉमिनेट कर दिया कि हम वहाँ यूनाइटेड नेशंस। लेकिन कैसे? दुनिया बिना, आप जब तक अपना दिखाएंगे नहीं कि आप जो बातें करते आए, दावे करते आए हैं, मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं करेंगे, आप जब तक दुनिया के सामने अपनी एक अच्छी छवि पेश नहीं करेंगे कि आप इस लायक हैं कि एक मुल्क को, उसकी आवाम को आप लीड कर सकें, तब तक कैसे दुनिया आपको वो मंच दे देगी। और निकी हेली ने कितने जोरदार शब्दों में ये कहा कि वहाँ पे महिलाओं को अधिकार नहीं है, वहाँ पे बच्चे जो है, बच्चियों को पढ़ने का हक नहीं है। ऐसे में कतई तालिबान को यूएन का मंच नहीं मिलना चाहिए। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं स्टूडियो में, माफ कीजिएगा, सब अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं। यूएन से तालिबान को बड़ा झटका मिला है, और अब ये कहा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र में तालिबानी प्रतिनिधि नहीं, बल्कि पिछली अफगान सरकार के प्रतिनिधि जो है वो ही उस मंच से बोल सकते हैं। संजीव त्रिवेदी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव के पास चलते हैं, साथ में अपने मेहमानों को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। स्कंद आर तयाल, राजनयिक, पूर्व राजनयिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, ये भी अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मंजू सेठ, फॉर्मर डिप्लोमैट, और संजीव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव, इस सब के बीच में हमारे प्रधानमंत्री का दौरा, प्रधानमंत्री को भी 25 तारीख को यूनाइटेड नेशंस में बोलना है। अब जब हम यूएन के मंच की बात ही कर रहे हैं, तो हमारे भाषण में मुख्य जोर आतंकवाद और तालिबान और अफगानिस्तान और इलाके की स्थिति ही रहने वाली है। जी बिल्कुल, ये तमाम मुद्दे तो बिल्कुल रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ आप याद करें तो रिफॉर्म्स, यूएन रिफॉर्म्स का जो मुद्दा है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, और हम जोर देते रहे हैं, और प्रधानमंत्री इस बार भी उसे पुरजोर तरीके से दोहराएंगे, ये भी स्पष्ट है। और साथ ही साथ इस बार जिस तरह से वैक्सीन डिप्लोमेसी हो रही है, और वैक्सीन को मान्यता देना और नहीं देना, उसको कहीं ना कहीं कूटनीति का हथियार बना दिया गया है। तो संभवतः प्रधानमंत्री की तरफ से ये भी बोला जाएगा। और हमारे यहाँ जो लोग डबल वैक्सीनेटेड हैं, उन्हें अभी भी दिक्कतें हो रही हैं विदेश जाने में, तो ये एक अहम मुद्दा है, इस तरह से नहीं होना चाहिए पश्चिम और पाश्चात्य देशों के द्वारा। ये अपने आप में अहम मुद्दा होगा। और जाहिर है, देखिए, आतंकवाद एक ऐसा सवाल है जिसे बार बार उठाया गया है, और उसके जो स्पॉन्सर्स हैं पाकिस्तान खास तौर पर, आपने अभी सुना उनके एनएसी की बातें, किस तरह से वो पैरोकारी करते हैं उस तालिबान की जो आज भी मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार है, और वो चाहते हैं कि उनसे एंगेज किया जाए, उन्हें मान्यता दी जाए। तो ये तमाम बातें प्रधानमंत्री के भाषण का हिस्सा रहने वाली हैं। बिल्कुल। और इधर हम तस्वीरें देख रहे हैं
हमारे चैनल पर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री जब अमेरिका पहुंचे एंड्रूज एयरबेस जहां पर उनका विमान लैंड किया, उसके बाद फिर भारतीय समुदाय जो इंडियन अमेरिकन हैं वहां पर उन्होंने भव्य स्वागत प्रधानमंत्री का किया। ये तस्वीरें आप साथ में देख रहे हैं। प्रधानमंत्री के आज के कार्यक्रम, हम अपनी चर्चा शुरू करें उससे पहले आज के कार्यक्रम के बारे में बता देते हैं आपको। आज किस किस से मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? आज शाम भारतीय वक्त के मुताबिक 7:15 बजे वो मिलेंगे क्वालकॉम के सीईओ से। शाम 7:35 पर शांतनु नारायण जो कि सीईओ अडोब के हैं उससे मिलेंगे। शाम 7:55 पर वो फर्स्ट सोलर के सीईओ से मिलेंगे। रात 8:15 बजे विवेक लाल जो कि जनरल एटॉमिक्स के सीईओ हैं उनसे मिलेंगे। रात 8:15 बजे स्टीफन ए श्वार्ज़मैन जो कि सीईओ हैं ब्लैकस्टोन के, उनसे मिलेंगे। यानी तमाम जो भी उद्योग जगत के बड़े बड़े सीईओज हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के अमेरिकी, उनसे प्रधानमंत्री की मुलाकात। सबसे पहला एंगेजमेंट अमेरिका में प्रधानमंत्री का इन 5 बड़ी कंपनियों के सीईओज से मुलाकात है। उसके बाद रात 11 बजे आज भारतीय वक्त के मुताबिक वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से मिलेंगे, स्कॉट मॉरिसन से। और शुक्रवार सुबह 12:40 पर उनकी मुलाकात जो कि बेहद अहम मानी जा रही है, जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति से पहले की बड़ी मुलाकात, वो है अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के साथ उनकी मुलाकात होने वाली है। और फिर शुक्रवार को इस सुबह 3 बजे, क्योंकि अमेरिका में तब रात का वक्त होगा, आज ही की रात होगी, हमारे लिए शुक्रवार की सुबह होगी, तो 3 बजे वो जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे से मुलाकात करेंगे। ये प्रधानमंत्री के आज के कार्यक्रम है। और कल बड़ी मुलाकात जिसे कहा जा रहा है व्हाइट हाउस में जो बाइडेन के साथ, अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ हमारे प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी, जब द्विपक्षीय मामलों पर चर्चा होगी। तमाम तरह के बहुत सारे मामले हैं, आप देख ही रहे हैं अफगानिस्तान में जो हुआ, उन हालात के मद्देनजर जो चल रहा है इलाके में, उसके चलते ये 1-on-1 जो होगा, जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद अहम है। और साथ में कोविड की समस्या जो पूरी दुनिया के सामने चैलेंज है, उसे एक युद्ध की तरह ही पूरी दुनिया देख रही है और उससे डील कर रही है, उसको लेकर भी अहम बातचीत होगी और तमाम तरह की बातचीत होगी। हम चलते हैं अपने पैनल के पास। स्कंद आर तयाल, पूर्व राजनयिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्कंद तयाल साहब, सबसे पहले तो हम शुरुआत करते हैं कि पाकिस्तान ने फिर से राग अलापना शुरू कर दिया तालिबान का। अब वो चाह रहे हैं, एक तरफ पूरी दुनिया कह रही है कि यूएन का मंच नहीं मिलना चाहिए। निकी हेली ने भी कहा कि तालिबान को कतई ये मंच नहीं मिलना चाहिए जब तक वो अपने क्रेडेंशियल्स प्रूव ना करें, जब तक वो अपने आप को साबित ना करें दुनिया के सामने। लेकिन पाकिस्तानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कहते हैं कि अगर तालिबान को दुनिया ने कबूल नहीं किया या उनको एक्सेप्टेंस नहीं दी तो आतंक बढ़ेगा। धमकी दे रहा है क्या पाकिस्तान दुनिया को? देखिए, धमकी भी दे रहा है और पाकिस्तान तो चैंपियन है ही अफगानिस्तान का, और तालिबान की जो गवर्नमेंट इस्लामिक अमीरेट बनी है। और देखिए, रिकग्निशन का जहाँ तक सवाल है, यूनाइटेड नेशंस का हो या और देशों का हो, उसमें 2 चीजें आती हैं। एक तो जो भी गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि हमें रिकॉग्नाइज किया जाए, उसका उसकी टेरिटरी पर कंट्रोल है कि नहीं। देखिए, हमको पूरी दुनिया को ये समझना होगा कि तालिबान की गवर्नमेंट का पूरे अफगानिस्तान पर कंट्रोल है और रहेगा, और कोई भी देश इस स्थिति में नहीं है कि उनको वहां से हटा सके। तो पूरी दुनिया इस समय एक सॉफ्ट रिकॉग्निशन की तरफ चल रही है। आपने देखा होगा कि G20 पे हमारे विदेश मंत्री श्री जयशंकर ने भी यही बयान इस तरह का दिया है कि ह्यूमैनिटेरियन नीड्स जो है अफगान लोगों की, उनको वहां पर भेजा जाए, पर उनकी अनइम्पीडेड, अनरेस्ट्रिक्टेड एंड डायरेक्ट एक्सेस हो। तो वो एक्सेस कौन देगा? वो तो तालिबान गवर्नमेंट ही देगी। ये तो एक बात अपनी जगह होगी। दूसरी चीज ये है, जो यूएन रिकॉग्निशन की बात है, उस पर सबसे पहले जो चार्टर में आता है कि एक शांतिप्रिय देश हो वो मेंबर बन सकता है और यूएन चार्टर के जितने ऑब्लिगेशंस हैं उनको वो माने। तो तालिबान जो यूएन चार्टर के जितने ऑब्लिगेशंस हैं, जो ह्यूमन राइट से संबंधित हो, जो पीस से संबंधित हो, जो टेररिज्म से संबंधित हो, जो विश्व में शांति और स्टेबिलिटी से संबंधित है, उन सबको साइन करे और फिर उसके बाद बात आगे बढ़ेगी जी। पर पाकिस्तान तो इस समय देखिए चैंपियन है ही, और इसमें कोई शक नहीं है कि किस तरह से उसने अफगानिस्तान को फिर 8वीं शताब्दी में उसको वापस कुएं में धकेल दिया है। तो ये तो दुनिया देख रही है, पर तालिबान का अफगानिस्तान पे राज एक वास्तविकता है जो अभी कभी बदलने वाली नहीं है। पूरे देश, पूरी दुनिया को इससे डील करना पड़ेगा और कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। बिल्कुल देखना होगा कि अब जो देखिए बहुत अहम मुलाकातें होने जा रही हैं। क्वाड की मीटिंग है,
जिसके सदस्य हैं भारत है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, उसके अलावा द्विपक्षीय बातचीत वन ऑन वन जो बाइडेन और हमारे प्रधानमंत्री की है, उसके अलावा यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोलेंगे। तो ऐसे में ये मुद्दा उठना तो लाजमी है पूरी दुनिया के सामने। ये बड़ा प्रश्न है इस वक्त, यक्ष प्रश्न जिसे कहते हैं कि तालिबान का आखिर किया क्या जाए, अफगानिस्तान को लेकर आखिर किस तरह की रणनीति इख्तियार की जाए। मैं हमारे अगले मेहमान के पास चलती हूँ, हमारे साथ प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, इस सबके बीच में कोविड की समस्या, कोविड एक तरह से पूरी दुनिया के लिए युद्ध जैसी स्थिति ही है। जो पूरी दुनिया कोविड से जूझ रही है, ये एक युद्ध जैसी स्थिति ही है। तो कोविड को लेकर भी प्रधानमंत्री ने चलने से पहले यहां से ये बोला कि कोविड वैक्सीन को लेकर दुनिया मंजूरी दे। दुनिया कोविड की जो वैक्सीन डेवलप भारत ने की है या जो उसको लेके ट्रैवल को लेके जैसे दिक्कत आती है, तो ये थोड़े से नियम आसान हो, इसको लेके भी स्ट्रैटेजी बनाई जाए। ये भी एक बड़ा प्रश्न दुनिया के सामने कि कोविड से कैसे जूझें इस युद्ध जैसी स्थिति से। ये जो कोरोना वायरस महामारी है वो थोड़ी सी अलग तरह से चुनौती है, आतंक की भी चुनौती है, क्लाइमेट चेंज की चुनौती है, पर ये जो सर्वव्यापी महामारी है उससे पूरी दुनिया का कोई भी कोना बचा नहीं है और रोज लोग उससे हताहत हो रहे हैं, संक्रमित हो रहे हैं और कुछ लोग हमें छोड़ के भी जा रहे हैं। तो एक तो ये पूरे मानवता के लिए चुनौती है, इसलिए मुझे लगता है कि उसकी अहमियत दूसरी चुनौतियों से थोड़ी सी अलग हो जाती है। और दूसरी वजह ये भी है कि ये महामारी के परिप्रेक्ष्य में आप देखें कि भारत का जो योगदान है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो भारत की छवि को बहुत अच्छे से उभारता है। और उसी के चलते आप देखें कि ये क्वाड के जो 4 देश हैं, आपने कहा जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका, उनका पहली बार आमने सामने बैठकर शुक्रवार को एक शिखर सम्मेलन होने वाला है। और 12 मार्च के अपने ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में उन्होंने पहले ही कुछ इस तरह का इनिशिएटिव शुरू किया था। एक वर्किंग ग्रुप बनाया था और उसमें कौन क्या करेगा ये तय हुआ था। उसमें कहा गया था कि जापान शायद वित्तीय सहायता देगा, अमेरिका जो उसके लिए खनिज पदार्थ वगैरह चाहिए, जो रॉ मटेरियल चाहिए, उनको सहूलियत दिलाने की कोशिश करेगा, ऑस्ट्रेलिया सबके वितरण में काम करेगा और भारत में होगा उत्पादन सारा। और 1 अरब डोजेस बनाने की उस वक्त भारत ने जिम्मेदारी ली थी। और हाल ही में इसी सप्ताह आप देखें भारत के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अगले महीने से भारत फिर से वैक्सीन्स का निर्यात करना शुरू करेगा और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर फिर से जी। पहले भी आप देखें 100 के करीब अहम ये है प्रोफेसर सिंह की वो मिल रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, पहले जो बाइडेन से पहले वो अमेरिका की उपराष्ट्रपति से मिल रहे हैं जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिनके जिम्मे है। और एक बार जून में जब इनकी बात हुई है प्रधानमंत्री की और कमला हैरिस की, तो वैक्सीन को लेकर कमला हैरिस ने कहा ही था कि वो भारत के साथ इस मसले पर बात करने के लिए, इसको तरजीह देने के लिए के दिशा में सोच रहे हैं। भारत के अलावा शायद दुनिया के पास दूसरे ऑप्शंस भी नहीं है, ऐसा हालांकि कहना नहीं चाहिए। चीन दूसरा बड़ा उत्पादक है, पर ये सब पश्चिमी देशों का तालमेल चीन से बिल्कुल अलग है, भारत से उनका तालमेल अलग है और भारत से मिलकर उनको लगता है कि एक हिस्सेदारी बनाई जा सकती है। तो भारत को जब फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं आज, तो जाहिर है कि भारत में वैक्सीन को उत्पादन होने की पूरे विश्व को अपेक्षा है और यहाँ से पूरे विश्व को निर्यात होगा, इसकी उम्मीद है। प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि जो वैक्सीन मैत्री हमने एक नीति बनाई थी वो फिर से उभर कर सामने आएगी और सारे देशों को भारत ये वैक्सीन से सप्लाई करेगा। उसके लिए हाँ सबसे जोड़कर हम सोचते हैं कि भारत काम करेगा। तो उसी के लिए ये अलग अलग नेताओं से जो बातचीत होने वाली है उसमें आतंक का मुद्दा होगा, जलवायु का मुद्दा होगा, बहुत से दूसरे मुद्दे होंगे, पर ये वैक्सीन को लेकर कैसे आपस में तालमेल अच्छा बनाया जाए और कैसे पूरी मानवता को बचाने में भारत योगदान कर सकता है, उस पर बातचीत होगी। और उसी में ये तकनीक भी आ जाती है जो आपने हाई टेक्नोलॉजी की बात की। बिल्कुल, मुझे लगता है कि कमला हैरिस के साथ मुलाकात में ये मुद्दा जो है ये प्रमुखता से उठेगा, ऐसा लगता है, क्योंकि वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जिम्मेदारी उनके पास है और इस बारे में वो पहले भी एक बार फोन पर बात कर चुकी हैं। हमारे साथ पूर्व राजनयिक मंजू सेठ भी जुड़ी हैं। मंजू जी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री एक फोन कॉल अपॉइंटमेंट नहीं ले पा रहे जो बाइडेन के साथ। हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ जो बाइडेन 3 बार उनकी फोन पर बात हो चुकी है, 3 बार वो लोग वर्चुअल मीटिंग्स में मिल चुके हैं और अब कल 1-on-1 है, यानी आमने सामने व्हाइट हाउस में बैठकर जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार इन पर्सन मुलाकात करेंगे। एजेंडे पर
आपके मुताबिक क्या है? क्योंकि अमेरिका के लिए चीन की चुनौती भी है, कोविड की चुनौती भी है, हमारे लिए भी है, और जो अफगानिस्तान में घटित हुआ उसके बाद जो इस इलाके में आतंकवाद की स्थिति है या इस इलाके की स्थिति है, कूटनीति है, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। तो आपके मुताबिक ये 3 मुद्दे मुख्य तौर पर एजेंडे पे रहेंगे या इसके अलावा और भी चीजों पर चर्चा हो सकती है? इन तीनों पे तो जरूर होगी चर्चा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं उनके लिए भी, हमारे लिए भी। और इंडो पैसिफिक रीजन जो है, आपको पता है वहाँ चीन और साउथ चाइना सी में चीन कैसा अपना रवैया रख रहा है, एग्रेसिव और असर्टिव, वहाँ पे रख रहा है, हमारे बॉर्डर पे रख रहा है। और अफगानिस्तान में भी चीन अपना जो रोल है बिहाइंड द सीन्स प्ले कर रहा है पाकिस्तान के साथ, मुझे लगता है। तो ये चीन पे भी जरूर डिस्कशन होगी। ऑफ कोर्स कोविड पे फिर से होगी, क्योंकि कैसे उनके वाइस प्रेसिडेंट के साथ भी करेंगे, लेकिन इन दोनों के बीच में भी बायलैटरल ये होगा। और सिक्योरिटी कोऑपरेशन और कैसे बढ़ाया जाए, ये भी होगा। और तालिबान को कैसे हैंडल किया जाए, क्योंकि उन्होंने जब यूएस वहां से गए हैं, उन्होंने 2-3 पहले जो स्टेटमेंट्स भी दिए थे कि इंडिया को एक और स्ट्रॉन्ग रोल वहां पे प्ले करना चाहिए अफगानिस्तान में। वो जो हम ऑलरेडी डेवलपमेंट असिस्टेंस जो प्रोवाइड कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं, वो तो चलेगा ही आगे चल के, लेकिन जो डिफेंस और सिक्योरिटी को लेके जो मुद्दा है वो जरूर आगे आएगा कि यहाँ पे रीजनल सिक्योरिटी पूरी इम्पैक्ट होगी। अगर तालिबान वहाँ पे, जैसे अभी वो पाकिस्तान तो धमकी की तरह बात कर रहे हैं कि आतंक बढ़ेगा अगर आप रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, हाँ। लेकिन दिस इज वेरी कंसर्न की बात है ये कि ऐसे वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। और क्यों दे रहे हैं रिकग्निशन ऐसे क्यों दे रहे हैं ऐसे? क्योंकि उन्हीं का आई थिंक सपोर्टेड सरकार है वहाँ पे, तो वो उनको कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कैसे मान्यता दी जाए। जैसे आपने कहा भी कि वो बैकडोर से लाने की कोशिश कर रहे हैं, बैकडोर से लाने की कोशिश यूएन में, और सब वर्ल्ड उनको रिकग्नाइज करे, बट ये पॉसिबल नहीं है। तो ये सब चीजों पे, सब मुद्दों पे जरूर होगी बातचीत। और कोऑपरेशन कैसे बढ़ाया जाए टेरर को खत्म करने के लिए और स्टेबिलिटी लाने के लिए, नॉट ओनली इन द रीजन लेकिन पूरे वर्ल्ड में कैसे हम लोग स्टेबिलिटी लाएं, इस पे जरूर। और इंडिया का अहम उनको पता लग रहा है, क्योंकि एज अ डेमोक्रेसी, एज अ फ्री इकोनॉमी बाय एंड लार्ज, ये चीजें उनको चाहिए इंडिया का साथ। इकोनॉमी की जहां तक, हाँ, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, आर्थिक जो रिश्ते हैं उसकी अगर बात करें तो स्कंद अटयाल के पास मैं चलूंगी। अटयाल साहब, 5 बड़ी कंपनियों के सीईओ से मिल रहे हैं प्रधानमंत्री, और ये सबसे पहला एंगेजमेंट है उनका अमेरिका में। तो यही इस बात को साबित करता है कि आपसी जो व्यावसायिक या आर्थिक रिश्ते हैं उस पर कितना ज्यादा फोकस दे रहा है अमेरिका और भारत, दोनों एक दूसरे के प्रति। ये पहले टेरिटरी के लिए लोग और देशों में कंटेस्ट रहता था, उसके बाद मिनरल्स के लिए कि कहाँ पे कोयला है या स्टील है, आयरन ओर है। इस तरह अब जो अगला कंटेस्टेशन है दुनिया का, वो टेक्नोलॉजी के लिए होगा। जिस देश के पास सबसे प्रभावी टेक्नोलॉजी, सबसे कटिंग एज टेक्नोलॉजी होगी, वही देश आगे बढ़ेंगे और उनका एक डोमिनेशन दूसरे देशों पर रहेगा। ये चीन आज से 10 साल पहले समझ गया था, पर अब अमेरिका की समझ में पिछले 1-2 साल में आ गया है कि अगर चीन के साथ उनको अपना उनको अपनी डोमिनेशन एज ए वर्ल्ड पावर नंबर 1 रखना है, तो टेक्नोलॉजी में उन्हें आगे बढ़ना है। और उसमें पार्टनरशिप जो सबसे अच्छी हो सकती है वो भारत के साथ हो सकती है जी। देखिए, अडोबी के जो हेड है वो इंडियन अमेरिकन है। इस समय गूगल देखिए, आप माइक्रोसॉफ्ट देखिए, जो ग्लोबल बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके इंडियन अमेरिकन है। तो हमारा एक सिविलाइजेशनल कनेक्ट है, हमारा एक जो थिंकिंग प्रोसेस है, जो फिलॉसफी है हमारी देश की और अमेरिका की, वो सिमिलर है। और इस तरह साथ मैं सोचता हूँ कि जो कमला हैरिस के साथ जो मीटिंग है, केवल वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर है, और ये बहुत ही एक अच्छा संकेत है कि दोनों देशों की लीडरशिप आगे की तरफ देख रही है और वो भविष्य के चैलेंजेस को बिल्कुल ठीक से समझ गई है कि कहाँ से वो चैलेंज आ रहा है और कहाँ कैसे उसको मीट करना है। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि एक लीडरशिप जब दोनों देशों की एक रास्ता दिखाएगी, और देखिए इसको करना होगा प्राइवेट सेक्टर को। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे एक मिनट लूंगा
कि अलग अलग मिल रहे हैं पांचों सीईओ से। हमारा अनुभव है, देखिए मंजू जी भी रह चुकी हैं राजदूत, कि अगर 10 सीईओ एक साथ हमारे प्रधानमंत्री के साथ बात करते हैं तो केवल वो एक फॉर्मेलिटी होती है, उसका कोई नतीजा नहीं निकलता। अकेले बात करेंगे तो वो बताएंगे कि प्रधानमंत्री जी हमें ये समस्या आ रही है भारत आने में, और हमारे प्रधानमंत्री में इतना दमखम है, इतनी समझ है कि उन समस्याओं को वो दूर करेंगे। मैं इससे बहुत ही एक खुश हूं कि पांचों सीईओ से हमारे प्रधानमंत्री चाहे 5-5 मिनट के लिए ही मिले, अलग अलग मिल रहे हैं। One on one ये मिल बहुत रहे ही हैं। अच्छा संकेत है कि केवल फॉर्मल मीटिंग नहीं है। नहीं तो हमने सब देखा है, सब आगे अपना भाषण देते हैं हाँ, और उसके बाद कुछ नहीं होता। उसमें राउंड दूसरी चीज़ टेबल ये होती है, कि वो एक देखिए सबके साथ साझा मीटिंग होती है। और हाँ। बिल्कुल फॉर्मेलिटी होती है, यूएन जनरल असेंबली की तरह, कोई उसका नतीजा नहीं निकलता। और देखिए जब और सीईओ प्रेजेंट है तो कोई भी सीईओ अपने कंपनी का फ्यूचर प्लान्स नहीं शेयर करना चाहता, हाँ, कि हम भारत में आकर ये बिल्कुल, करना चाहते हैं, बिल्कुल। क्योंकि दूसरे वो लोग भी सुन रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा संकेत है, मैं उससे बहुत खुश हूँ और मैं समझता हूँ कि ये बहुत प्रभावी होगा। ये जो वन ऑन वन मीटिंग्स हो रही हैं, तो CEOs एक के डायरेक्शन और उसको इम्प्लीमेंटेशन दोनों में मैं समझता हूँ कि एक नई रणनीति सामने आए। बिल्कुल, मैं स्वर्ण सिंह जी के पास भी आऊंगी, लेकिन मंजू जी से, क्योंकि आपने उनका जिक्र किया, इस पर रिएक्शन लूंगी। मंजू जी, वन ऑन वन एक सीईओ से 5 बड़ी कंपनियों के, जिनमें अडोबी शामिल और तमाम उन कंपनियों की हम बात कर रहे हैं, उनसे वन ऑन वन अलग अलग मिल रहे हैं। इस बार एक अलग हम पहल देख रहे हैं, और जो कि एक बड़ी पहल के तौर पर इसे देखा जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है शीतल जी, बिकॉज जैसे एम्बेसडर तायल ने कहा, ये बहुत ही एक अहम संकेत है कि कुछ इसका नतीजा निकलने वाला है इन्वेस्टमेंट्स के लिए, हाँ, टाई अप्स के लिए, जॉइंट वेंचर्स के लिए, एंड सेटिंग अप इन इंडिया। और हाई टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं ये, एंड इंडिया में पार्टनर्स भी हाई टेक्नोलॉजी बहुत हो रही है यहाँ पे। जो हमारे स्टार्टअप्स हैं बहुत सारे हैं, इनका अगर मेल हो जाए, इनका दोनों साथ में मिलके काम करें तो विन विन सिचुएशन होगा दोनों देशों के लिए। क्योंकि इसको नेक्स्ट लेवल पे जो भी टेक्नोलॉजी और जो इनोवेशंस हो रहे हैं, इन दोनों को मिलाकर अगर आगे नेक्स्ट स्टेप पे ले जाया जाए तो ये बहुत ही बढ़िया हो सकता है दोनों कंट्रीज के लिए। और ये संकेत जो ईच कंट्री को दे रहे हैं, जो इंडियन ओरिजिन हमारे जो वहाँ पे उनकी जो सीईओज हैं, उनको भी जो मैंने कुछ टाइम पहले एक दो लोगों से इंटरेक्ट किया था, तो उन्होंने कहा था कि हम इंडिया में आना चाहते हैं, हम अपना इंक्रीज करना चाहते हैं फुटप्रिंट, लेकिन कुछ समस्याएं आ जाती हैं और उनको, इसलिए वो जब पीएम से मिलेंगे और अपनी बताएंगे कि हम ये समस्या दिखी है हमें, तो आई एम श्योर प्राइम मिनिस्टर जो है बिल्कुल ही कोई रास्ता निकाल लेंगे, बिकॉज उनकी जो अप्रोच है वो है कैन डू वाली अप्रोच है। तो मुझे लगता है ये जरूर पॉसिबल हो पाएगा। और ये जो सीईओज हैं, ये आके इंडिया में और इंडियन स्टार्टअप्स या इंडियन जॉइंट वेंचर्स इस्टेब्लिश करके जरूर एक ऑन द ग्राउंड हम देखेंगे इसका असर। बिल्कुल। स्वर्ण सिंह, प्रोफेसर स्वर्ण सिंह के पास मैं चलती हूँ। प्रोफेसर सिंह, हमारे विदेश सचिव ने ये कहा जाने से पहले, इस यात्रा के शुरू होने से पहले, कि हम अफगानिस्तान के मामले पर व्यापक चर्चा करेंगे, द्विपक्षीय बातचीत जो होगी प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन की, और हमारा ये फोकस रहेगा कि वॉशिंगटन यानी अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान से अपना फोकस पूरी तरह कतई ना हटाए, उस पर अपना फोकस बनाए रखे। ये बाकायदा विदेश सचिव ने कहा है जाने से पहले। हाँ, ठीक है। जैसे शीतल, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी अपनी संयुक्त राष्ट्र की महासभा में जो उन्होंने भाषण दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि उनकी एंगेजमेंट जो है उसमें तरीके बदले हैं, उनकी एंगेजमेंट में कोई फर्क नहीं आने वाला है, और वो अब डेवलपमेंट असिस्टेंस और डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करेंगे। और वो पहले से ही करीब 61 अरब डॉलर कह चुके हैं कि सैंक्शन किया है, क्योंकि वो आज फर्क करते हैं कि तालिबान में और अफगानिस्तान के अवाम में, जनता में फर्क करना चाहिए, और जो जमीन पर उनकी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बनने जा रही है उससे लोगों को बचाने की कोशिश हर राष्ट्र को करनी चाहिए। तो ये पूरे जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है वो आज दो चीजों को अलग से देखता है कि अफगानिस्तान में आम नागरिक जो है, जो जनता है, उसकी जो स्वस्थ शिक्षा, खाना पीना है, उसकी पूरी सहूलियत उसको बनी रहनी चाहिए। तालिबान के आने से वहां इस तरह का कोई प्रकोप नहीं होना चाहिए।
और उसके साथ साथ तालिबान को जो है, जिन्होंने आप देखें कि हिंसा के बल पर सत्ता को हथियाया है, और देखें आपके दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति मानते हैं हम अमेरिका को, और 20 साल के उनके लगातार कोशिश के बावजूद आज हिंसा के इस्तेमाल से हथियाई है इन्होंने सत्ता तालिबान ने, तो पूरी विश्व में उसको लेकर चिंता है। और भारत भी लगातार अमेरिका के साथ तालमेल करके ही वहां निवेश करता रहा है। बड़ी बड़ी परियोजनाएं भारत ने वहां पूरी तरह से जमीन पे उतारी है, चाहे संसद की इमारत हो, पुल हो, सड़कें हो, डैम हो, वहां ट्रेनिंग दी है सब तरह के लोगों को, उनके विदेश मंत्रालय को, उनके सैनिकों को, पुलिस को। भारत ने बहुत निवेश किया है वहां, अपनी एक दोस्ती के नजरिए से उनको निवेश किया है, कोई व्यवसायिक रूप से, कोई प्रॉफिट मोटिव से नहीं हमने निवेश किया वहां। तो लगातार अभी भी जब ये पूछा गया, जब ये सवाल पूछा गया, जब अभी विदेश मंत्री का बयान मैं देख रही थी कि जो विदेश मंत्रियों की बैठक हुई G20 वाली आज ही, तो उसमें उन्होंने कहा कि तालिबान जो है, उनको जो उन्होंने दोहा समझौते में जो बातें कही हैं उनको उसे पूरा करना होगा, उससे पीछे नहीं वो हट सकते। आतंक जो है अपनी जमीन से उसे नहीं फलने फूलने देना होगा, दुनिया को भरोसा दिलाना होगा। लेकिन डिप्लोमेटिक मान्यता पर वो कुछ कहे, उन्होंने कुछ बोला नहीं अफगानिस्तान को या तालिबान को लेकर। तो यकीनी तौर पर भारत भी देख रहा है कि किस तरह का रवैया जो है वो तालिबान की सरकार दिखाती है, तभी दुनिया जो है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ भारत भी सोचेगा कि इनका क्या किया जाए डिप्लोमेटिकली। शीतल, अभी जर्मन विदेश मंत्री ने भी कहा है कि तालिबान के नेतृत्व को संयुक्त राष्ट्र संघ में घुसने नहीं देना चाहिए। आपने जिक्र किया है कि वो अमेरिकी पुरानी राजदूत जो निकी हेली थी, उन्होंने भी ये बात कही है। हाल ही में ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के साथ साथ एक सार्क विदेश मंत्रियों की बैठक होने वाली थी। पाकिस्तान ने कोशिश की कि उसमें अफगानिस्तान की तरफ से भी किसी को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलना चाहिए। सार्क सभी देशों ने उसका विरोध किया है और वो बैठक ही रद्द कर दी गई। उससे पहले तालिबान ने जब अपनी एक आंतरिक सरकार बनाई तो 6 देशों को उन्होंने कहा कि आप अपना प्रतिनिधित्व उस दिन भेजें हमारे यहाँ। एक देश भी वहां नहीं गया। तो अभी पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को आप छोड़ दें या कुछ हद तक चीन या रूस को भी मान लीजिए, बाकी पूरी दुनिया इस तरफ है कि तालिबान को मान्यता नहीं मिलनी चाहिए और उनको चाहे वो क्षेत्रीय संगठन हो या अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो, कहीं भी उनको प्रतिनिधित्व अभी नहीं मिलेगा, मिलना चाहिए। बिल्कुल, भारत ने कुछ मापदंड सामने रखे हैं, भारत ने लगातार मापदंड सामने रखे हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, ये प्रधानमंत्री के पहुंचने के बाद की तस्वीर है। जो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी है, भारतीय अमेरिकी समुदाय, उससे जुड़े लोग किस कदर जुटे थे यहाँ पर। हर बार ऐसा होता है प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं के दौरान, अमेरिका की या बाकी देशों की, कि भारी संख्या में जो भारतीय वहां रहते हैं उनके लिए ये एक बड़ा मोरल बूस्टिंग इवेंट होता है। वहां पे वो बड़ी तादाद में आते हैं और यहाँ पर अमेरिका में खास तौर से हम देख रहे थे कि बारिश के बावजूद लोग यहाँ पे जमे हुए थे और वेट कर रहे थे जब प्रधानमंत्री का विमान लैंड हुआ और उसके बाद वो बाहर आए, लोग हाथ मिलाने के लिए उत्सुक थे। ऐसी तस्वीर अमूमन देखने को मिलती है। और इस बार तो ये विदेश का दौरा जो है 2 साल बाद हो रहा है, क्योंकि कोविड के चलते कोई यात्रा नहीं हुई थी, विदेश यात्रा, और उसके बाद ये पहला है। और क्योंकि वहां पर भी सत्ता परिवर्तन हुआ है, जो बाइडेन अब प्रधानमंत्री बने हुए, डेमोक्रेट्स अब वहां पर सत्ता पर काबिज हैं, और ऐसे में प्रधानमंत्री का ये दौरा काफी अहम है। पहली मुलाकात इन पर्सन यानी आमने सामने जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी। हालांकि इससे पहले 3 बार वो वर्चुअली यानी ऑनलाइन मिल चुके हैं और 3 बार फोन पर भी बात कर चुके हैं। 3 बार वर्चुअली, एक बार मार्च में वो मिल चुके हैं, क्वाड का जो ऑनलाइन मीटिंग हुई थी, उसके अलावा वो अप्रैल में वर्चुअली मिल चुके हैं, क्लाइमेट चेंज समिट को लेकर बातचीत जो हुई थी, और फिर एक बार और उनकी मुलाकात हुई है वर्चुअली। लेकिन आमने सामने बैठकर ये पहली बार होगी व्हाइट हाउस में, जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एक दूसरे के सामने होंगे। मैं स्कंद तायाल साहब के पास चलती हूँ। तायाल साहब, क्वाड की हम बात कर लेते हैं, जो कि समूह है भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का। ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रीमियर्स से तो पीएम मिल रहे हैं अलग से, और क्वाड की बैठक में भी कल उनको मिलना है। तो क्वाड कितना अहम है ये समूह चीन के को देखते हुए, क्योंकि ये सारे देश जो हैं इनका फोकस वो इंडो पैसिफिक रीजन है, वो प्रशांत महासागर वाला इलाका, और उसमें किस तरह से चीन को कंटेन किया जाए या उसकी चुनौती का सामना किया जाए, वहां पे ये चारों देश कैसे आपस में तालमेल बनाएं, कोलैबोरेट करें। तो ऐसे में आप इसको कितना अहम मानते हैं जो ये कल क्वाड की बैठक होने वाली है?
देखिए, अमेरिका का नजरिया पिछले 8-10 साल में बदला है। पहले जहां भी विश्व में कोई समस्या आती थी और अमेरिका का नेशनल इंटरेस्ट हर्ट होता था तो वो अपनी फौज भेजता था, चाहे वो कोरिया हो, चाहे वियतनाम हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे इराक हो। पर इस समय अमेरिका की जनता और दोनों डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी के नेता अपनी नंबर 1 पोजीशन तो रखना चाहते हैं, पर वो चाहते हैं कि सिक्योरिटी में अमेरिकन सोल्जर्स बाहर ना जाए और सब जो देश हैं वो अपना अपना बर्डन शेयरिंग करें, चाहे वो नेटो हो, चाहे वो एशिया पैसिफिक के देश हो। और ये हमने देखा कि अमेरिका ने जिस तरह ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के साथ ही समझौता किया सबमरीन का, हाँ। कि सबमरीन वो है, वो एक देखिए न्यूक्लियर सबमरीन है वो, और जो फ्रांस से सबमरीन ऑस्ट्रेलिया खरीदा था वो डीजल इलेक्ट्रिक थी, जिसकी रेंज भी कम थी और वो उसको बार बार ऊपर आना पड़ेगा सरफेस के, उसको तो चाइनीज देख लेंगे। तो इस तरह जिस रास्ते पर अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी और सुरक्षा नीति चल रही है उस पर पेश में क्वाड का इम्पोर्टेंस उसका बहुत अधिक केंद्र बढ़ बिंदु जाती है। चीन है, इसका मतलब यही हुआ ना, चीन के इर्द गिर्द ये पूरा ताना बाना बुना जा रहा है। पर चीन का नाम नहीं आना चाहिए, हमें ये कैमोफ्लेज रखना चाहिए, क्योंकि पर सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि चाहे वो बात कोविड की करें या क्लाइमेट चेंज की करें या कुछ भी करें, ये सब दिखाने के लिए है। पूरा क्वाड जो बना है वो चाइना के लिए है कि अगर चाइना इसी रास्ते पर चलता है, और भारत को एक अहम साथी के तौर पर अमेरिका और ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन सब मामलों में देख रहा है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे पर हमारी नजर रहेगी, उससे जुड़ी तमाम खबरें, तस्वीरें, विश्लेषण आप देखेंगे न्यूज़ 24 पर। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।